बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुजतबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुजतबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो उसके पोजेशन के हवाले से, तो आपने देखा ही होगा मुख्तलिफ़ किस्म के कब्ज़ा ग्रुप होते हैं, बड़ी बड़ी गन्स लेके बड़े लोगों को साथ अपने अटैच करके उस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, और जिनके पास पोजेशन होता है उस प्रॉपर्टी का वो भी वहाँ पे बाकायदा तौर पे हथियार से लेस लोगों को बिठाते हैं, और इस तरह जो है ना वो डिस्प्यूट दूसरी दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो है वो कन्फ्लिक्शन का एक माहौल सा बना रहता है। इसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख़तरा होता है कि इनकी आपस में लड़ाई ना हो जाए। पोजेशन के हवाले से अगर एक पार्टी जो है वो कब्ज़े पे बैठी हुई है, दूसरी पार्टी उसको स्नैच करने की कोशिश करती है, तो वो कुछ नॉर्मल से हालात से तो वो कब्ज़ा नहीं छीना जा सकता। वहाँ पे फायरिंग भी हो सकती है, वहाँ पे डिस्प्यूट पैदा होगा, वहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी होंगी, लोग मरेंगे, बंदे मरेंगे, और इस तरह का जो है ना तूफ़ान बदतमीज़ी और इर्द गिर्द का जो इलाका है वो भी इस कब्ज़ा ग्रुप के मसले की वजह से, इस कब्ज़े के मसले की वजह से जो है वो डिस्टर्ब होने का खदशा होता है, और पुलिस को पता चल जाता है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी जो है उस पर जो है वो कब्ज़े का डिस्प्यूट है, लिहाजा इसके लिए कानून में क्या ऐसी जो है वो दफ़ात मौजूद है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहाँ पे लड़ाई का खदशा हो, इंतशार फैलने का खदशा हो, कत्ल व गारत का खदशा हो, और जो प्रॉपर्टी के इस कब्ज़े के हवाले से दोनों पार्टीज़ का एक दूसरे के ऊपर अटैकिंग का ख़तरा हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हादसा जो है वो बढ़ने का ख़तरा हो, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे अमवात का ख़तरा हो कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कत्ल हो सकते हैं। हमने मुख्तलिफ़ इलाकों में देखा ही होगा कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो कब्ज़े के ऊपर मौजूद होते हैं और फायरिंग हो जाती है जी, 3 बंदे कत्ल हो गए। वो बिलोंग करती है एग्रीकल्चरल लैंड से, तो कब्ज़ा लेने गए थे, वहाँ पे 4 बंदे कत्ल हो गए। इस किस्म की जो सिचुएशंस है, इन सब को डील करने के लिए पुलिस के पास क्या रेमेडी मौजूद है और पुलिस किस तरह इस सारे मामले को कंट्रोल कर सकती है। कानून की जो दफ़ा 145 है CRPC की, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, सेक्शन 145, इसको हम कहते हैं दफ़ा 145 की कार्रवाई। पुलिस के पास जो है वो सेक्शन 145 CRPC के तहत जो इख्तियारात मौजूद हैं, वो इख्तियारात पुलिस के पास इस तरह है कि पुलिस उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को बज़रिया मजिस्ट्रेट सील करवा सकती है जब तक के पोजेशन का इशू रिज़ॉल्व नहीं हो जाता। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। एक प्लॉट है, उसके ऊपर एक पार्टी ने कब्ज़ा किया हुआ है। अब दूसरी पार्टी जो है वो दावेदार है कि ये प्लॉट हमारा है, इसका कब्ज़ा हमने स्नैच करना है। तो अंदर जो बैठे हुए हैं वो भी तगड़े लोग हैं, जो बाहर से आने वाले हैं वो भी तगड़े लोग हैं। अल्टीमेट जो है वो नुकसान दोनों का बराबर का हो सकता है। अब पुलिस देखती है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है डिस्प्यूट है, और इस प्रॉपर्टी के कब्ज़े की वजह से जो लोग एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे हैं, तो पुलिस क्या करती है, मौके पे पहुंच के दोनों पार्टीज़ को जो है वो साइड पे कर देती है। उस प्रॉपर्टी को जो बाकायदा तौर पे 145 की कार्रवाई करते हुए सील कर देती है, और एक कलंदरा बना के दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको हम कलंदरे का नाम देते हैं। पुलिस एक कलंदरा बना के उस प्रॉपर्टी के बारे में हालात वाक़यात लिखती है। हालात वाक़यात लिखने के बाद दोनों पार्टीज़ का नाम मेंशन कर देती है, और करा के और नाम मेंशन करने के बाद उस कलंदरा बना के जो उस इलाके का मुतल्लिका मजिस्ट्रेट होता है उधर भेज देती है, और दोनों पार्टीज़ को ये कहती है कि आप लोग मेरे पास ना आए, ना वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी के ऊपर कत्ल व गारत करें, आप जाए मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट जिसको कब्ज़ा डिलीवर कर दे तो वो वहाँ पे आके काबिज हो सकता है। ये एक लीगल रेमेडी मौजूद होती है पुलिस के पास, और मजिस्ट्रेट के पास 145 की कार्रवाई के 145 CRPC के तहत कि वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को हल करने की कोशिश करता है। अच्छा, मजिस्ट्रेट के पास कलंदरा आ गया, मजिस्ट्रेट ने दोनों पार्टीज़ उसमें फ़रीक अव्वल फ़रीक दो मौजूद हैं। अब मजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज़ को सम्मन करता है कोर्ट के थ्रू सम्मन होते हैं। दोनों पार्टियों को इन पर्सन बुलाया जाता है, अगर वो इन पर्सन आना चाहते हैं इन पर्सन आ जाए। अब वो बज़रिया वकील जो है वो अदालत में हाजिर होना चाहते हैं, बज़रिया वकील हाजिर हो जाए। फिर देखा जाता है कि वो मजिस्ट्रेट जो है दोनों पार्टी से उनके अपने जो है वो एविडेंसेस मांगता है कि अगर आप कहते हैं कि ये प्लॉट मेरा है
तो आप अपना एविडेंस दे। दूसरी पार्टी को कहते हैं अगर आप कहते हैं कि प्लॉट आपका है तो आप अपने एविडेंसेस दे। दोनों पार्टीज जो हैं अपनी जो ओनरशिप के सबूत होते हैं वो अदालत में पेश करते हैं। उसके बाद गवाहियाँ भी होती हैं इस मामले में। उसके बाद जो है जो फर्दर है फिर पोजेशन के लिहाज से जो मजिस्ट्रेट है वो पोजेशन के लिहाज से जो है वो इंक्वायर करता है, पूरी रिपोर्ट जो है उसके बारे में इंक्वायरी करता है कि पोजेशन किसका था, यानी कि पिछले 2 महीनों के अंदर कौन सी पार्टी इन दोनों फरीकों में थी जो कि इन पोजेशन थी। जब मजिस्ट्रेट पोजेशन के हवाले से क्लियर हो जाता है, जब मजिस्ट्रेट जो है वो कब्जे ऑनरशिप के हवाले से क्लियर हो जाता है, तो फिर मजिस्ट्रेट के पास इख्तियारात होते हैं कि वो डिक्लेयर कर देता है कि 145 की कार्रवाई हुई, उसमें ये सारे हुए, दोनों पार्टीज ने एविडेंसेस दिए और मेरे जो फाइनल डिसीजन के मुताबिक जो फलां पार्टी थी वो पिछले 2 महीने तक जो ये पार्टी काबिज थी, लिहाजा जो कब्ज़ा है इस प्लाट का इसको डिलीवर किया जाता है। अगर इससे स्नैच किया गया हो, यानी कि 2 महीने से पहले या 2 महीने के अंदर अंदर फ्रीक अव्वल जो था वो काबिज था, लेकिन फ्रीक दोइम ने स्नैच करके उस प्रॉपर्टी पे बैठ गया, फिर भी जो कब्ज़ा है वो फ्रीक अव्वल को ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये सारी सिचुएशन है जो मैंने आपको ज़ुबानी बताई। अब हम चलते हैं लॉ की तरफ। जो कानून की लैंग्वेज है वो क्या कहती है 145 की कार्रवाई के हवाले से, और कौन कौन से सेक्शंस फर्दर डील करते हैं 145 के अंदर, सब सेक्शंस कौन से हैं, कौन कौन सा सब सेक्शन किस किस चीज़ के हवाले से, क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है सारे इस 145 की कार्रवाई में, उसके बारे में देखते हैं जी। व्यूअर्स, डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये चैप्टर 12 है। सेक्शन 145 प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड ETC इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, यानी कि सेक्शन 145 ये कहता है प्रोसीजर जहाँ पे डिस्प्यूट पैदा हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ पीस का, जहाँ पे नक्शे अमन का खतरा हो, तो वहाँ पे 145 की कार्रवाई की जा सकती है। Whenever a magistrate of first class is satisfied from a police report or other information that a dispute likely to cause a breach of the peace existing concerning any land or water or the boundaries thereof within the local limits of his jurisdiction, he shall make an order in writing stating the grounds of being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend this court in person or by pleader within a time to be fixed by such magistrate, and to put in writing statement of their respective claims as respect the facts of actual possession of the subject of dispute। अब ये कहता है कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो पुलिस के ज़रिए हो, यानी जिसको मैंने आपको कलंदरा का वर्ड इस्तेमाल किया है, यानी पुलिस अगर कलंदरा उसमें जो है वो भिजवा दे या किसी और ज़रिए से मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिले कि फ़लाँ प्रॉपर्टी है, इस पर डिस्प्यूट पैदा हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट के पास इख्तियारात हैं 145 CRPC के तहत कि वो दोनों पार्टीज़ को अपनी अदालत में तलब कर सकता है और तलब करके उनसे उस डिस्प्यूट के बारे में पूछ सकता है, और पोजेशन का जो डिस्प्यूट है उसके बारे में जो है वो दोनों पार्टी से पूछ सकता है। उनको इन पर्सन बुला सकता है, वो इन पर्सन हाजिर होना चाहती हैं, रिटर्न स्टेटमेंट देना चाहती हैं, तो वो अदालत में दे सकती हैं। अब जो सब सेक्शन 2 है वो क्या कहता है, सब सेक्शन 2 फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंड ऑफ वाटर इंक्लूड्स buildings, markets, fisheries, crops or other produce of land and the rents of the profits of any sub property। एक एक्सप्रेशन में लैंड और वाटर का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है इंक्लूड्स, उसमें बिल्डिंग आ जाती हैं, मार्केट्स आ जाती हैं, फिशरीज आ जाती हैं, क्रॉप्स आ जाती हैं, और प्रोड्यूस ऑफ लैंड यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें से प्रोडक्शन हो रही है। अब सब सेक्शन 3, ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी सर्व्ड इन मैनर प्रोवाइडेड by this code for the service of a summon upon such person or persons as the magistrate may direct, and at least one copy shaft be published by being affixed to some conspicuous place at or near the subject of dispute। अब सब सेक्शन 3 ये कहता है कि उसकी जो ऑर्डर की कॉपी होगी, यानी 145 की जो कार्रवाई चल रही है उसकी जो कॉपी होगी वो जो सम्मन के थ्रू है पार्टीज़ को भी भेजी जाएगी, और जो सब्जेक्ट मैटर है यानी जिसका डिस्प्यूट पैदा हो गया है उस सब्जेक्ट मैटर के भी करीब जो है वो बाकायदा तौर पे इश्तिहार भी लगाया जा सकता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस प्रॉपर्टी पे 145 की कार्रवाई चल रही है। अब सब सेक्शन 4 जो है वो ये कहता है इंक्वायरी एज टू पोजेशन द मजिस्ट्रेट शैल देन विदाउट रेफरेंस टू द मेरिट्स
or the claims of any of such parties to a right to possess the subject of dispute proves the statement so put in. Here the parties receive all such evidences as may be produced by them respectively. Consider the effect of such evidence. Take such further evidence, if any, as the thing necessary, and if possible decide whether any and which of the parties was at the date of the order before mentioned in such possession of the said subject matter. सेक्शन वो 4 ये सब सेक्शन 4 ये कहता है 145 का कि मजिस्ट्रेट जो है वो पोजेशन के बारे में इंक्वायरी करेगा, वो एविडेंसेस कलेक्ट करेगा, वो पार्टीज़ की स्टेटमेंट्स को देखेगा, वो सारी चीज़ें देखेगा और देखने के बाद ये सबसे मेन चीज़ ये देखेगा कि जब इसका 145 का जो ऑर्डर हुआ है, इस ऑर्डर से पहले कब्ज़ा किसके पास था, इस ऑर्डर से पहले कब्जा इन दोनों फ्रीकैन में से किस फ्रीक के पास था। अब आगे जो प्रोविजन है प्रोवाइडेड डैट में जो है कानून ये कहता है, प्रोवाइडेड डैट इफ इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट एनी पार्टी हैज विदिन 2 months नेक्स्ट बिफोर द डेट ऑफ सच ऑर्डर बीइंग फोर्सिबली एंड रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड, he may treat the party so dispossessed as if he had been in possession at such date. अब ये कहता है कानून, ये प्रोविजन में ये है कि अगर किसी पार्टी का जो कब्जा था उस जगह पे मजिस्ट्रेट ये कंसीडर कर लेता है, उसके सामने ये हक़ाइक़ आ जाते हैं कि दोनों पार्टीज में से फ़र्ज़ करें फ्रीक अव्वल का 2 महीने पहले जो है वो कब्जा स्नैच किया गया है, फ्रीक दोयम ने स्नैच कर लिया है, 2 महीने के अंदर अंदर उसका कब्जा अगर स्नैच किया गया तो उसी को ही गिरदाना जाएगा कि यही पार्टी जो थी वो उसमें कब्जे में थी। यानी कि इस बात को समझे, प्रोविजन में ये कहा जाता है कि अगर किसी पार्टी का कब्जा 2 महीने के अंदर अंदर स्नैच किया गया है तो जिस पार्टी से भी स्नैच किया गया, चाहे वो फ्रीक अव्वल से स्नैच किया गया या फ्रीक दोयम से स्नैच किया गया, तो मजिस्ट्रेट जो है वो अपनी इस इंक्वायरी के बाद ये फैसले पे पहुंचता है कि जिससे भी स्नैच किया गया है 2 महीने के अंदर अंदर उसी को ही उसका पोजेशन तस्वर किया जाएगा। अब आगे फर्दर हम देखते हैं, provided also that if the magistrate consider the case one of the emergency, he may at any time attach the subject of dispute pending this decision under this section. फिर इसने कहा, फिर ये कानून ये कहता है कि जब भी मजिस्ट्रेट अगर देखता है कि मिसाल के तौर पे ये प्रोसीजर लंबा चल सकता है तो एमरजेंसी में वो प्रॉपर्टी को बिल्कुल सील कर सकता है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो उसका क्लेम नहीं कर सकती, उसको सील कर दिया जाता है, बाकायदा तौर पे उसके ऊपर स्टैंप लग जाती है कि ये प्रॉपर्टी 145 की कार्रवाई के लिए सील की गई है। अब आगे फर्दर देखते हैं, जो सब सेक्शन 5 नथिंग इन दिस सेक्शन शैल preclude any parties or required to attend or any other person interested from showing that no such dispute as aforesaid existed or has existed, and in such case the magistrate shall cancel his said order and all further proceedings therefore shall be stayed, but subject to such cancellation the order of magistrate under subsection shall be final. अब उन्होंने ये कहा कि सब सेक्शन 1 में जो उन्होंने मजिस्ट्रेट ने जो भी ऑर्डर दिया होगा वो फाइनल कर दाना जाएगा अगर दोनों पार्टीज आगे कहती हैं जी हमारा तो डिस्प्यूट ही नहीं है, ना ही कोई किसी किस्म का हमारा मसला है, हमारे दरमियान ना कब्जे की लड़ाई है, तो वो सारी प्रोसीजर जो है सारी प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट ख़त्म कर देगा और उसका जो ऑर्डर कब्जे के हवाले से जो मैंने पहले बताया उसको फाइनल कर दाना जाएगा कि जिसके पास कब्जा 2 महीने पहले था उसी को ही फाइनल कब्जे में माना जाएगा। अब सब सेक्शन 6 क्या कहता है, पार्टी इन पोजेशन टू रिटेन पोजेशन अंटिल इलीगली evicted if the magistrate decide that one of the parties was or should under the first proviso the subsection 4 be treated as being in such possession of the said subject, he shall issue an order declaring such party to be entitled to possession thereof until evicted therefrom in due course of law, and forbidding all disturbance of such possession until such eviction, and when he proceeds under the first proviso at subsection 4 may restore the possession the party forcibly or wrongfully dispossessed। यानी कि सब सेक्शन 6 जो है वो अल्टीमेटली कब्जे की डिसीजन के बारे में कहता है। यानी 145 की कार्रवाई हुई, 145 की कार्रवाई में दोनों पार्टीज़ को कोर्ट बुलाया गया, दोनों पार्टीज़ को कोर्ट में बुलाने के बाद दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ लिए गए। अब फ्रीक अव्वल ये कहता है कि मेरा कब्ज़ा था, फ्रीक दोयम ये कहता है मेरा कब्ज़ा था, उनसे सबूत तलब किए गए, फिर उसके कब्ज़े के बारे में इंक्वायरी कंडक्ट की गई। उस इंक्वायरी के लिए किसी से भी इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है, किसी भी विटनेस को बुलाया जा सकता है। इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद जब मजिस्ट्रेट को ये पता चल जाए कि 2 महीने के अंदर अंदर कब्ज़ा फ्रीक अव्वल के पास था या फ्रीक दोयम के पास था, अगर 2 महीने के अंदर या 2 महीने के लिमिटेशन में कब्ज़ा स्नैच किया गया है, फ्रीक अव्वल ने स्नैच किया फ्रीक दोयम से या फ्रीक दोयम ने स्नैच किया फ्रीक अव्वल से, तो जिसने भी स्नैच किया है यानी कि 145 की कार्रवाई के टाइम नहीं देखा जाएगा कि ये कब्ज़ा किसके पास है।
ये देखा जाएगा कि 2 महीने पहले या 2 महीने के अंदर जो ये कब्जा किसके पास था, अगर उसी का ही असल कब्जा गर्दाना जाएगा और जो सब सेक्शन 6 है उसके अंडर मजिस्ट्रेट जो है उसका पोजेशन उस शख्स को रिस्टोर करेगा जिससे कब्जा स्नैच किया गया है। तो 145 की कार्रवाई का असल मकसद ये होता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में खदशा हो नक्शे अमन का, वहाँ पे इंतशार फैलने का खदशा हो, वहाँ पे लड़ाई का खदशा हो, कत्ल गारत का खदशा हो, तो मजिस्ट्रेट जो है तो उसके कब्जे को डिसाइड कर देता है और उस ऑर्डर को फाइनल कर देता है कि जिससे कब्जा स्नैच किया गया हो 2 महीने के अंदर अंदर। और दूसरी बात यह है कि मजिस्ट्रेट के इस फैसले को फाइनल माना जाता है और कोर्ट ही उसका कब्जा जो है वो रिस्टोर करने का ऑर्डर देती है कि मेरी इस 145 की कार्रवाई में फरीक अव्वल का कब्जा जो था इसको डिस्पोजेस किया गया था 2 महीने के अंदर अंदर, तो मैं जो है इसका कब्जा जो है फरीक अव्वल को देने का ऐलान करता हूँ या डिसाइड करता हूँ या मेरे डिसीजन में ये कब्जा इसको ट्रांसफ़र किया जाए और इसको दिया जाए। तो ये था सारा प्रोसीजर 145 का। इसमें आगे फर्दर भी सेक्शन मौजूद है, लेकिन हमारे रेलिवेंट जो बात थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है, ताकि अगर आप देखते हैं कि आपके घर में या दाएं बाएं कहीं भी लाहौर में तो 145 की कार्रवाई का जो है वो तस्वर कम ही है, ना मैंने देखा है किसी जगह पे भी 145 की जो कार्रवाई होती हो, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ये अभी भी जो है वो कार्रवाई होती है। ये याद रखिएगा, जिस जगह पे स्टे मौजूद है, कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, जिस जगह पे अगर ऑलरेडी पेंडेंसी ऑफ सूट हो, सिविल सूट, तो वहाँ पे 145 की कार्रवाई मजिस्ट्रेट नहीं करता, बिकॉज उसमें ऑलरेडी जो है वो मैटर कोर्ट में चल रहा होता है। जिसके पास पोजेशन होता है वहाँ पे फिर नक्शे अमन का खतरा भी हो, लेकिन 145 की कार्रवाई वहाँ पे नहीं की जाती जहाँ पे ऑलरेडी स्टे चल रहा हो, या वहाँ पे प्रॉपर्टी की बाबत या उसके कब्जे की बाबत या उसकी ऑनरशिप की बाबत सिविल कोर्ट में जो है वो केस पेंडिंग हो, बिकॉज सिविल कोर्ट इज़ द मदर ऑफ ऑल कोर्ट्स और सिविल कोर्ट को ही तमाम अदालतों की मां गर्दाना जाता है और यही तसव्वुर किया जाता है कि अगर किसी चीज़ का हल ना हो तो उसका हल सिविल कोर्ट में होता है और सिविल कोर्ट के पास इख्तियारात है कि वो फाइनल डिसाइड करे कि ये एक्चुअल पोजेशन किसका बनता है। लेकिन अगर क्रिमिनल वाली साइड पे आएंगे तो 145 की कार्रवाई है, तो 145 में जो है वो जिसका कब्जा स्नैच किया जाता है तो वो पुलिस के ज़रिए जो है वो 145 की कार्रवाई की जाती है। तो व्यूज़ ये आज की हमारी वीडियो थी। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में मज़ीद लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।